नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। आतंकियों की पहचान जहांगीर गनी और शफी शेर गोजरी के रूप में हुई है। दोनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं। दोनों आतंकी गांव के एक घर में छिपे हुए थे, जिन पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने घर को उड़ा दिया, जिसमें आतंकी मारे गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा में लश्कर-ए-तैयबा के 2 से 3 आतंकियों के एक घर में छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। 6 से 7 घंटे दोनों ओर से फायरिंग होती रही। आखिर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने अड़ंगे खड़े किए। गांव में लाउडस्पीकर से लोगों को एनकाउंटर साइट पर जुटने को कहा गया। मारे गए एक आतंकी की शिनाख्त मोहम्मद शफी शेर गुजारी के नाम से हुई है। राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरा इलाका घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक आतंकी के पुलवामा में छिपे होने की आशंका है और एनकाउंटर को देखते हुए बनिहाल से श्रीनगर की ट्रेन रोक दी गई है। कश्मीर में पिछले 2 महीनों में सेना और बीएसएफ ने 28 आतंकी मार गिराए हैं। रविवार को पुलवामा के त्राल में हिजबुल और जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 200 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो हिजबुल और लश्कर के हैं। 2016 में सेना ने 146 आतंकी मार गिराए थे। 76 को गिरफ्तार किया था। एलओसी पर आतंकियों के देखे जाने के बाद भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत की है। गृह मंत्रालय ने लखनऊ एनकाउंटर और एमपी के पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। वहीं आतंकी सैफुल्लाह का शव आज लखनऊ के ऐशबाग में दफना दिया गया। लखनऊ एनकाउंटर और भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट की जांच एनआईए को देने का ऐलान करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि जांच एजेंसी बहुत जल्द मामले की जड़ तक पहुंचेगी। गृह मंत्री ने बताया कि इन आतंकी घटनाओं में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और एटीएस ने पूरी कार्रवाई पुख्ता सबूतों के हाथ लगने के बाद की है। गृह मंत्री ने आतंकी सैफुल्लाह को लेकर दिए बयान पर उसके पिता की तारीफ भी की। हर किसी के लिए देश पहले है, यह सैफुल्लाह के पिता सरताज कहते हैं। जबकि सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वॉकी टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, बरामद की गई। अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। यूपी एटीएस ने 7 मार्च को लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के एक मकान की घेराबंदी की थी। 11 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान सैफुल्लाह से कई बार सरेंडर के लिए कहा गया था। आमने सामने हुई फायरिंग में सैफुल्लाह को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। सैफुल्लाह के पास से 8 पिस्टल, 630 कारतूस, 4 सिम कार्ड, 1.5 लाख कैश और 3 पासपोर्ट बरामद हुए थे। और इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस को ट्रेन ब्लास्ट में आईएसआईएस के लिंक के कुछ और सबूत मिले हैं। धमाके के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल किया गया था, उस पाइप पर आईएसआईएस के नारे लिखे हुए थे। लखनऊ एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अलर्ट जारी किया है। लखनऊ एनकाउंटर के बाद सैफुल्लाह के 2 साथियों के दिल्ली की तरफ आने का अंदेशा है। इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के आसपास भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अंदेशा है कि खुरासन मॉड्यूल के ये 2 आतंकी होली के आसपास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इन दोनों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक होने की भी आशंका है। जितनी भीड़भाड़ वाली जगह है उनको आतंकी निशाना बना सकते हैं, इसलिए हाई अलर्ट जारी करके पुलिस वालों को तमाम ऐसी संवेदनशील जगहों पर खास नजर रखने को बोला गया है। संदिग्ध आतंकी वाराणसी, सारनाथ और बाराबंकी में धार्मिक स्थलों पर हमला करने की फिराक में थे।
दिल्ली में पहाड़गंज और आसपास के होटलों में स्पेशल सेल की टीम जांच कर रही है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैजल के लैपटॉप से कुछ वीडियो मिले थे। लैपटॉप में प्रेशर कुकर बम और मोबाइल बम बनाने के वीडियो मिले थे। सभी जोन के डिप्टी कमिश्नर्स को मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हुए हमले को लेकर विपक्ष ने आज संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की। अमेरिका में 20 दिन के भीतर 3 भारतीयों पर हमले के खिलाफ टीएमसी ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करके विरोध जताया। लोकसभा में कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद भारतीय मूल के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इस मसले पर उनसे जवाब देने की मांग की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधिकारिक बयान अगले हफ्ते दिया जाएगा। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं, इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगले सप्ताह इस संबंध में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट सरकार के द्वारा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 3 मार्च अमेरिका के कंसास में भारतीय मूल के व्यापारी हरनीश पटेल की गोली मारकर हत्या की गई। 4 मार्च वॉशिंगटन में भारतीय मूल के सिख पर हमला, गोली हाथ पर लगी। 22 फरवरी कैंसस में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुजीबोटला की गोली मारकर हत्या, एक अन्य भारतीय घायल। मार्च में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें कहा गया भारतीय हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की एकता देसाई ने ट्रेन में अपने साथ नस्ली दुर्व्यवहार होने की शिकायत की। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इससे इनकार कर रहा है कि राष्ट्रपति के भाषणों के बाद ये नस्लीय हमले बढ़े हैं। मामले की जांच एफबीआई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी बिल संसद के इसी सत्र में पास हो सकेगा। पीएम ने संसद में सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई। 11 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण पर प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि जीएसटी बिल इसी सत्र में पास कर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सभी पार्टियों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि बजट पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हमारी ये भी आशा है कि जीएसटी में भी एक ब्रेक थ्रू हो, जीएसटी की भी प्रक्रिया इस सत्र में पूर्ण हो जाए, उस दिशा में भी प्रयास और सबका सहयोग रहेगा। सभी राजनीतिक दलों का भी सकारात्मक सहयोग रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक चर्चाएं करते करते कुछ नतीजों पर सहमति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी पार्टियों से संसद शांतिपूर्ण तरीके से चलने देने की अपील की। हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, पूरा सहयोग करे और हम उम्मीद करते हैं यानी ये सत्र सार्थक होगा और सफल भी होगा। जीएसटी काउंसिल ने सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है। सरकार जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू करना चाहती है। राज्यसभा में पास हो चुके मैटरनिटी लीव संशोधन बिल को लोकसभा में रखा जाएगा। मैटरनिटी लीव संशोधन बिल पास होने पर कामकाजी महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मांग थी कि दूसरे हिस्से की शुरुआत से पहले सरकार एक बार फिर सर्वदलीय बैठक करे, लेकिन सरकार ने यह बैठक नहीं बुलाई। दिल्ली में खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में जहर पीकर जान देने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को 1 करोड़ का मुआवजा देने वाला फैसला एलजी अनिल बैजल ने खारिज कर दिया। एलजी ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव की फाइल वापस लौटाते हुए कहा है कि नियमों के मुताबिक ये मुआवजा उसी को दिया जा सकता है जिसकी मौत ड्यूटी के दौरान हुई हो। क्योंकि रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या की थी, लिहाजा उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ओआरओपी के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। नवंबर 2016 में प्रदर्शन के दौरान रामकिशन ग्रेवाल ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। रामकिशन के परिवार से जबरन मुलाकात करने की कोशिश पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था।
31 दिसंबर 2016 को एलजी की पोस्ट संभालने के बाद अनिल बैजल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का यह पहला मामला है। केरल में बीजेपी के एक और नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। साफ नहीं है कि हमलावर सीपीएम के कार्यकर्ता थे या फिर कोई साधारण बदमाश। केरल में कुन्नूर मंडल के बीजेपी उपाध्यक्ष सुशील पर हमला बीती रात ओलाचेरी काबू में हुआ। सुशील पर अचानक कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सुशील को दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। बीजेपी ने हमले के पीछे सीपीएम का हाथ बताया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केरल में बीते महीनों में बीजेपी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा तेजी से बढ़ी है। 5 मार्च को कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर बम हमले में संघ के 4 स्वयंसेवक घायल हुए थे। केरल में आरएसएस और सीपीएम के बीच संघर्ष में पिछले 10 साल में 135 हत्याएं हो चुकी हैं। जनवरी 2016 में कुन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता सुजेश की उनके परिवार के सामने हत्या कर दी गई। दिसंबर 2014 में सीपीएम कार्यकर्ताओं के पत्थरों से हमले में आरएसएस कार्यकर्ता मनोज और रंजन की मौत हुई। कोझिकोड हमले के बाद आरएसएस ने देश भर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मांग की थी कि वो केरल सरकार से जवाब तलब करे।